ये कहानी है एक ऐसे हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसे नहीं पता कि वो कोरिया के सबसे अमीर आदमी का पोता है, जो कि अपने जीवन के आखिरी पलों में अपने ही अंकल और अपने कजिन के हाथों मारा जाता है। और वो वापस रिबॉर्न होता है अपने बचपन में, जब वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। अगर आप लोग को पसंद है स्मार्ट एमसी, पावर गेम्स और ऐसी मानवा जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपने दिमाग की मदद से काफी रिच बन जाता है, तो ये मानवा आपके लिए है। और इस मानवा को पूरा एंड तक देखना। अगर तुम लोग को ये मानवा पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। इस मानवा की शुरुआत एक अच्छे दिन से होती है। हम देखते हैं समुद्र के बीच में एक याच को, और फिर हमें एक टीवी एंकर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रहा होता है, सीईओ ऑफ डीएम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स चेयरमैन ना इल्सू। ये 1 साल हो चुका है जब से वो बहुत सारे पैसों के साथ गायब हुए हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट और लोन के पैसे थे। लेकिन फिर भी पुलिस अभी तक स्ट्रगल कर रही है उनके इन्वेस्टिगेशन के साथ। वो अभी भी चेयरमैन ना के वेयर अबाउट्स खोज नहीं पा रहे। कुछ लोगों का कहना है कि चेयरमैन ना पहले ही किसी और कंट्री में भाग चुके हैं। इसके विक्टिम्स, जिन्होंने बहुत सारा अमाउंट अपना खो दिया, छोटे से लेकर बड़े तक, वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन की और चेयरमैन ना को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाने की। और हमारी पुलिस इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर रही है कि इमीडिएटली एक रेड नोटिस जारी किया जाए। और हम देखते हैं कि इस न्यूज़ को कोई पर्सन उस याच पर बैठकर अपने फ़ोन में देख रहा होता है, और वो काफ़ी इविल स्माइल हंसता है और वो कहता है, क्या तुम सब बस इधर ही उधर घूम रहे हो? आखिर वो ऐसा क्या ही कर लेंगे? और हम देखते हैं एक काफ़ी खूबसूरत लड़की उसकी ग्लास में वाइन डाल रही होती है। जो भी लोग इस चीज़ में फंसे, वो सभी बेवकूफ़ थे। और ये इंसान चेयरमैन ना होता है, डीएम फाइनेंशियल का एक्स सीईओ। फिर वो अपने ग्लास से वाइन पीते हुए कहता है, मेरे तरह स्मार्ट लोग ही सारे पैसे लेकर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, और हमें उस याच के अंदर में चेयरमैन ना का बेडरूम दिखाया जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कोई उसे बुलाता है, चेयरमैन, चेयरमैन ना इल्सू, उठ जाओ। हम देखते हैं चेयरमैन के सामने कोई कुर्सी पर वॉच पोजीशन में बैठा होता है। वो चेयरमैन से कहता है, क्या तुम खुश हो लोगों का पैसा चुराने के बाद? उसके बाद भी तुम पूरी दुनिया घूम रहे हो इस फैंसी याच के साथ। वो चेयरमैन काफी घबराते हुए उससे पूछता है, कौन हो? कौन हो तुम? वो इंसान चेयरमैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरी वॉइस को पहले ही भूल चुके हो? मैं तुम में काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। हम देखते हैं वो चेयरमैन उसे तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है, किम मोह्युक, डायरेक्टर किम मोह्युक। तभी किम उससे कहता है, चेयरमैन नाइल्स हूँ, मैं यहाँ पर वो कर्ज को कलेक्ट करने के लिए हूँ जो कि तुमने तेसन कैपिटल से लिया था। फिर चेयरमैन ना घबराते हुए थोड़ा पीछे हटते हुए कहता है, डायरेक्टर किम, उसके बारे में। और फिर वो पीछे मुड़कर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। लेकिन हम देखते हैं उसके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसके रूम के बाहर बेहोश पड़े होते हैं, और उन्हीं के बगल में डायरेक्टर किम का भी एक बंदा खड़ा होता है। डायरेक्टर किम चेयरमैन से कहता है, काम डाउन चेयरमैन, हम यहाँ पर तुम्हें कोई वापस ले जाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ अपना पैसा वापस लेने आए हैं, 150 बिलियन वॉन्ड, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट था, और बाकी का एनुअल इंटरेस्ट 320 बिलियन वॉन्ड। टोटल होते हैं 470 बिलियन एंड 20 बिलियन वॉन्ड। ये देखकर चेयरमैन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से कहता है, क्या 470 बिलियन बॉन्ड? फिर डायरेक्टर के अपने फ़ोन में कुछ कैलकुलेट करते हुए कहता है, आज के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग ये टोटल होते हैं लगभग 358 मिलियन डॉलर्स के आसपास। लेकिन तुम मुझे सिर्फ 350 मिलियन डॉलर्स भी दे सकते हो, और आज के टाइम पर इंडिया में 350 मिलियन डॉलर्स होते हैं पूरे 30,000 करोड़ रुपए। तो ये कोई छोटा मोटा अमाउंट तो बिल्कुल नहीं है। और ये अमाउंट सुनकर चेयरमैन ना के भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए उससे कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने सभी पैसों से ये याच खरीद ली और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और ये सेंस भी नहीं बनाता कि सिर्फ 1 साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो। अगर तुम सच्ची में कुछ लेना चाहते हो तो तुम सिर्फ ये याच ले जाओ, मेरे पास इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर केम अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे डिसअपॉइंटेड तरीके से देखता है। सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है। उस याच से एक रोप लटक रही होती है, और डायरेक्टर किम उस याच के कॉर्नर पर खड़े होकर स्मोक कर रहे होते हैं। वो अपने आदमी से कहता है, उसे ऊपर खींचो, और हम देखते हैं जो चेन पानी के अंदर थी उससे चेयरमैन ना लटके हुए होते हैं। उसे जैसे ही बाहर निकाला जाता है वो खांसना शुरू कर देता है। डायरेक्टर किम उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुमने 200 मिलियन वॉन से भी ज्यादा एम्बेजल किए हैं एक शेल कंपनी के थ्रू जो कि माल्टा में सिचुएटेड है। उसके अलावा वर्जिन आइलैंड में सिचुएटेड एक कंपनी के थ्रू 150 मिलियन वॉन। ये सुनकर चेयरमैन ना घबराए हुए कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, सच्ची में बिल्कुल भी नहीं है। ये याच ही सिर्फ इकलौती एसेट है जो कि मेरे पास है। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? लेकिन किम उसको अनदेखा कर कर अपनी बात कंटिन्यू करता है, तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड में भी 120 मिलियन है, सिर्फ यही अकेले 470 बिलियन वॉन हो जाते हैं। तुम अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर कर अभी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो।
इस याच का स्टार लिंक काफ़ी फास्ट भी है। फिर जब चेयरमैन ना के सारे फंड्स रिवील हो जाते हैं तो फिर वो उससे कहता है, ये मनी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे ये पैसे वापस चाहिए। डायरेक्टर किम बिना किसी इमोशन के कहते हैं, तुम अपने साथ कुछ भी वापस नहीं ले जा पाओगे अगर तुम अभी इन शार्क्स का खाना बन जाओ तो। ये सुनकर चेयरमैन ना चिल्लाते हुए कहता है, मैं बिना पैसे के रहने से अच्छा मर जाऊं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, मैं तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो 150 बिलियन वॉन का प्रिंसिपल अमाउंट था वो मैं तुम्हें अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो तुम उस चीज़ को ले जाओ और इंटरेस्ट को भूल जाओ। जितना कि इंटरेस्ट मैंने पहले ही पे कर चुका है, तो तुम फिर भी प्रॉफिट में रहोगे अगर तुम अब सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ले जाओ तो। बाकी सभी इन्वेस्टर अपने पैसे लेने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो क्या ये चीज़ सही नहीं होगी? ये सुनकर किम कुछ भी नहीं कहता, वो शांत रहता है। फिर वो अपने एक आदमी से कहता है, सांगे चेयरमैन को वापस नीचे भेज दो। ये सुनकर चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो उसे रुकने को कहता है। वो उसे कहता है, अगर मैं अभी मारा गया तो वो पैसे तुम भी उन्हें वापस नहीं ले जा पाओगे। ये सुनकर किम कहता है, अगर हम उन पैसों को वापस नहीं ले जा पाए तो भी ऐसा कोई इंसान जो कि तेसान कैपिटल के पैसों को चुराने की कोशिश करे, उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करना ही अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को पता रहे कि उनके साथ क्या होगा अगर वो भी ऐसा करने की सोचे तो। और ये सब कुछ किम एक केबल से स्माइल के साथ कहता है। फिर वो बिना किसी इमोशन के साग्य को उस चीज को लोअर करने को कहता है। फिर चेयरमैन ना काफी डेस्परेटली चिल्लाते हुए उसे रुकने को कहते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। चेयरमैन ना अपने लैपटॉप को काफी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे होते हैं। हम देखते हैं किम एक ब्राइट स्माइल के साथ चेयरमैन से कहता है, तो चेयरमैन बिना किसी प्रॉब्लम के $350 मिलियन हमें रिसीव हो चुके हैं। तेसन कैपिटल को यूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोग को अब इतना पोलाइटली बिहेव करता हुआ देखकर चेयरमैन काफ़ी गुस्से में कहता है, तुम कमीने लोग, वो पैसे मैंने कुत्ते की तरह काम कर कर कमाए थे और अब तुम लोग हर एक रुपए को मुझसे दूर ले जा रहे हो। लेकिन डायरेक्टर किम उसे इग्नोर करते हुए बेशर्मी से स्माइल करते हुए कहता है, डियर कस्टमर, अगर आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर किम अपनी टीम के साथ उस याद से एक बोट में बाहर आ जाता है। चेयरमैन उन लोग को जाते हुए देखता है, लेकिन तभी उसके तरफ काफ़ी तेज़ लाइट आती है। ये देखकर चेयरमैन ना अपने आंखों को अपने हाथ से प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, ये क्या है? फिर हम देखते हैं उसके आसपास 5 बोट्स होती हैं और वो लोग अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, हम फिलीपींस कोस्ट गार्ड से हैं, तुम्हें कोरियन पुलिस की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल के रेड नोटिस पर रखा गया है। बिल्कुल भी मूव मत करना, अगर तुम रेजिस्ट करते हो तो हम फायर कर देंगे। ये देखकर चेयरमैन ना काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने किम मोहियुक। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बंगलों में और उस बंगलों के अंदर हमें एक ओल्ड मैन की फोटो दिखाई जाती है। फिर हमें 4 लोग एक लिविंग एरिया में बैठे हुए दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक तेसन कैपिटल का चेयरमैन चियन सुवान। वो वाइन की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो मुयुक, तुम एक ग्लास लो, तुम इस बार भी काफ़ी अच्छा करे। किम अपना ग्लास आगे बढ़ाते हुए उनसे कहता है, नहीं सर, मैंने इस चीज़ का ख्याल सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस और कंपनी के पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही रखा है। सुमान किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम एक ऐसे इंसान को खोजने को मैनेज कर पाए जो कि अपने याच पर पूरे दुनिया घूम रहा था, और तो और तुमने इंटरेस्ट भी रिकवर कर लिया। फिर हम देखते हैं तेसन कैपिटल के वाइस चेयरमैन चियोन सुहान को। वो कहता है, हाँ हाँ, सिर्फ तुम्हारे वजह से मोयू हमारी कंपनी इतने बड़े लॉस से बचने के काबिल रही। 470 बिलियन वॉन एक छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। और उनमें से चौथा इंसान होता है सुमान का सबसे बड़ा बेटा चियोन जी वॉन। सुमान मुयुक से कहता है, इकलौता पर्सन जिसे हम अभी ट्रस्ट कर सकते हैं वो सिर्फ तुम ही हो मुयुक, तुमने इस बार काफ़ी अच्छा किया है। मुयुक उनसे कहता है, बिल्कुल नहीं चेयरमैन, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। सुमान उससे हंसते हुए कहता, मैंने तुमसे कहा था तुम हमें अंकल बुला सकते हो जब यहाँ पर सिर्फ हम हो, वैसे भी हम सब एक फैमिली हैं। हम देखते हैं सुहान भी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्यारी बहन चियोन मिसियोन का इकलौता बेटा किम मुहयुक। सुमन किम से कहता है, तुम्हें याद है मुहयुक, यहाँ सभी का मेरे फादर चियोन तेसन के साथ एक ब्लड रिलेशन है। और हम देखते हैं जिस पर्सन की तस्वीर हमें बंगलों में दिखाई गई थी वो चियोन तेसन होता है। किम तेसन की फोटो की तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे नाना जी, लोन शार्क इंडस्ट्री के लेजेंड चियोन तैसाम। यहाँ तक कि पास्ट में कोरिया के टॉप एलिट्स भी उनके पास जाते थे मनी बोरो करने के लिए। उन्हें साउथ कोरिया के सबसे अमीर इंसान के सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। लोग उन्हें एक ऐसा इंसान कहते थे जो कि साउथ कोरिया की शार्क लोन इंडस्ट्री को संभालता था, द लोन शार्क किंग। कैश, इन्वेस्टमेंट,
शेयर्स, स्टॉक, रियल एस्टेट, फॉरेन फंड्स और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें। और जबकि ये सिर्फ ऐसा अमाउंट है जो कि लोगों को पता है, और वो अमाउंट भी ट्रिलियंस में है। लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनके नाती गिले जो भी उनकी इनहेरिटेंस थी, वो सब कुछ सिर्फ उनके बच्चों में ही बटी थी। वो दो भाई चियोन सुमान और चियोन सुहान और उनके बच्चे। फिर हम देखते हैं सुमान जियोन से कहता है, बट जीवोन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैंने इन कुछ दिनों में तुम्हें अपनी पर भी नहीं देखा है। क्या तुम मोयो को इतना स्ट्रगल करते हुए नहीं देख पा रहे? क्या तुमने सीईओ यून, जिसने की अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के पैसे को एम्बेजल किया था, उसे अभी तक खोजा? सुमन की बात सुनकर जीवन उससे घबराते हुए कहता है, हाँ, उसके बारे में मुझे लगता है कि मैं उसे जल्दी ही खोज लूँगा। ये सुनकर सुमन उसके ऊपर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, तुम गधे! कितनी बार तुमने मुझसे तुम्हें और ज़्यादा टाइम देने को कहा है, और तुमने पिछली बार उसे इस वजह से खो दिया था क्योंकि तुम ड्रग्स के नशे में थे। किम जीवन को देखते हुए सोचता है, चियोन जीवन, चियोन सुमन का इकलौता बेटा और वो चियोन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी। वो नालायक और लालची नशेड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्रिविलेज्ड है। फिर सुमन अपने सर पर हाथ रखते हुए परेशान होते हुए कहता है, "हाँ, ये सब कुछ बहुत ही शर्मनाक है, वो भी मोहयुक के सामने।" फिर वो स्माइल करते हुए मोहयुक से कहता है, मोहयुक, तुमने सच्चे में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तुम ज़रूर थक चुके होगे, तो जाओ और जाकर रेस्ट कर लो। किम सर झुकाते हुए कहता है, ठीक है, थैंक यू अंकल। तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। हम देखते हैं किम इस बंगलो से बाहर निकलते हुए उसके तरफ मुड़कर देखता है। अंदर से अभी भी हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही होती है। वो उस तरफ देखते हुए सोचता है, 30 साल पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि मैं इस फैमिली का एक मेंबर रिकॉग्नाइज्ड हो सकूं। मैंने हर तरीके के बुरे काम किए और वो हर कुछ किया जो कि मुझे कहा गया करने को, लेकिन फिर भी मैं इस चियोन फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोड पर एक कार, वो काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है और उस कार को ड्राइव कर रहा होता है किम मोह्युक। वो अपना फ़ोन देखता है। उसने कैलेंडर पर एक अलार्म लगाया होता है, उसकी ग्रैंडमदर की डेथ एनिवर्सरी का। वो अपने फ़ोन को देखते हुए मायूस आंखों के साथ सोचता है, सिर्फ इकलौती फैमिली जो कि मेरे पास मेरे बचपन में थी, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो सिर्फ मेरी ग्रैंड माँ थी। हम देखते हैं कि अपने बचपन की अपनी ग्रैंड माँ के साथ की यादें याद कर रहा होता है। मेरी ग्रैंड माँ आज से 30 साल पहले चल बसी। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कन्वीनियंस स्टोर में कि वहाँ से कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल सांगी का होता है। कॉल पिक करके किम कहता है, हाँ सांगी, बताओ क्या हुआ? सांगी उससे कहता है, मैंने जिन यून कंस्ट्रक्शन के सीईओ यून को खोज लिया है। वो अभी इंचियन में है। चेयरमैन ने हमें ऑर्डर दिया है उसे अभी पकड़ के लाने का। किम सांगी से कहता है, लेकिन ये काम तो जीवन यून का था ना? सांगी उससे कहता है, चेयरमैन ने कहा है कि ये चीज़ तुम खुद से करो चीफ। किम कहता है, क्या चेयरमैन ने ऐसा कहा? सांगी उसे हाँ में जवाब देता है। किम उसका रिप्लाई करता है, ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है एक पोर्ट के पास। किम अपनी कार से वहाँ उतर रहा होता है। वो सांगी को कॉल करके कहता है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आखिर तुम कहाँ पर हो? तभी उसके सामने कुछ लोग बेसबॉल बैट्स के साथ आ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, चीफ, तुम यहाँ आ चुके हो? ये देखकर किम गुस्से में कहता है, आखिर ये सब क्या है? वो सभी लोग किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किम और गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? पार्क सांगी कहाँ पर है? तभी उनके बीच से सांगी अपने हाथ में सिगरेट पकड़कर आते हुए कहता है, चीफ, आई एम सॉरी तुम्हें इतनी रात में कॉल करने के लिए। तभी वो सांगी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओए पार्क सांगी, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? वो अपनी बात कंप्लीट कर नहीं पा रहा होता है कि तभी साइड से एक कार आ रही होती है, वो भी उसे उड़ाने के लिए। लेकिन वो उसे डॉज कर बच जाता है और वो कार सीधे किम की कार में जाकर हिट होती है। वो उन्हें काफ़ी गुस्से के साथ देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक बेसबॉल बैट जाता है। वो उसे एंड टाइम पर डॉज कर लेता है और जिसने उसे बेसबॉल बैट से मारा होता है, उसे अपनी बैक से हिट करता है। तभी एक और इंसान उसे अपने मुक्के से मारने के लिए आता है, लेकिन किम उसे भी डॉज करके उसे भी फेस पे मुक्का मारता है। किम ने ऐसे करके उनमें से 2 लोगों को डाउन कर दिया होता है और ये देखकर वो बाकी सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने आते हैं और इतने सारे लोगों को किम एक साथ नहीं संभाल पाता है। इसी वजह से वो उनके सामने हार जाता है। वो अपने घुटने पर आकर काफ़ी गुस्से में सांगी को देखते हुए कहता है, सांगी, तुम कमीने इंसान। लेकिन सांगी उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा होता है। तभी किम को एक बेसबॉल बैट की हेड सीधे उसके सर पर लगती है। वो हेड का फर जमीन पर गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसे उसकी कार में सीट से बांध दिया गया होता है। ये सब देखकर वो कहता है, आखिर ये क्या है? तभी उसे कुछ समझ आता है और हम देखते हैं उसकी कार समुद्र के बीचों बीच एक शिप के ऊपर होती है
और उसे चारों ओर से सांगी और उसके लोगों ने घेरा हुआ होता है। सांगी किम को बुलाता है। चीफ। सांगी को देखकर किम काफी जोर से चिल्लाकर कहता है, पार्ट सांगी, तुम कमीने, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी और इसी वक्त रिलीज करो। ये सुनकर सांगी उससे कहता है, मुझे ऑर्डर मिले थे किम वही को रिटायर करने के। किम उससे गुस्से में पूछता है, आखिर ये किसने ऑर्डर दिया? क्या ये चेयरमैन थे या जियोन सुवान? क्या ये जियोन जीवोन था? सांगी रिप्लाई करता है, आखिर ये क्या मैटर करता है कि मुझे किसने ऑर्डर किया? क्या तुम्हें नहीं पता? हम सिर्फ सर्वेंट्स हैं जो कि वही करते हैं जो कि हमें करने को कहा गया हो। गुड बाय चीफ। फिर उस शिप का पीछे का दरवाजा खुलता है और वो सभी लोग उस कार को धक्का देकर पानी में गिरा रहे होते हैं। किम ये देखकर काफी घबरा जाता है। वो उन्हें रुकने को कहता है लेकिन उसकी कोई कुछ नहीं सुनता और वो किम की कार को पानी में डाल देते हैं। किम की कार के अंदर पानी भरने लगता है। वो अपना आखिरी स्ट्रगल करते हुए सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा? जबकि मैं एक कुत्ते की तरह लॉयल था चियोन फैमिली के लिए। मैं इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा, मैं इस्तेमाल किए जाने के बाद ऐसे ही मारा जा रहा हूँ। तभी किम ने उस कन्वीनियंस स्टोर से जो योगर्ट्स खरीदे थे वो उसकी प्लास्टिक से बाहर आता है। उसे देखकर किम हैरान होता है और वो सोचता है, ग्रैंडमा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके मेमोरियल सर्विस का ध्यान रखूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको मिलने के अपने रास्ते पर हूँ। और हम देखते हैं किम की कार पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब गई होती है। फिर तभी उसकी आंख खुलती है। वो अपनी आंखों के साथ काफी तेजी से चमकता हुआ सूरज देखता है और अब देखते हैं ये किम मोयुकी होता है, लेकिन ये पहले से अभी काफी ज्यादा ही यंग दिख रहा होता है और वो पानी के बीचों बीच आसमान को फेस करते हुए लेटा हुआ होता है। फिर वो अचानक से उठते हुए हैरान होकर अपने आप को टच करते हुए देखता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? लेकिन तभी उसके मुंह पर एक जोरदार लात पड़ती है और वो किसी ब्लू टी शर्ट वाले इंसान ने मारी होती है। किम इससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फिर किम कुछ देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या? वो जिस चीज़ को देखा होता है वो देखकर उसकी आंखें काफ़ी बड़ी हो गई होती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोगों को एक दूसरे से फाइट करते हुए। उनमें से 3 ने वाइट शर्ट्स और 3 ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई होती हैं और ये देखकर किम स्माइल करते हुए सोचता है, यहाँ तक कि हेवन खुद भी पूरी तरीके से क्योस में है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ब्लू शर्ट वाला इंसान सीधे किम के सामने आकर गिरता है। ये सब किम साइड में खड़े होकर बस देख रहा होता है। ये सब देखकर किम सोचता है, लेकिन आखिर ये कैसी सिचुएशन है? तभी किम के पीछे से एक ब्लू शर्ट वाला स्टूडेंट उसे गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम उसे डॉज करके उसे ही सीधे मुंह पर पंच मारता है और एक ही हट में उसे नॉक आउट कर देता है। ये देखकर किम सोचता है, मेरी बॉडी अभी काफी हल्की लग रही है, कि ऐसा है जैसे कि मैं अभी यंग हूँ। तभी तो और ब्लू शर्ट वाले स्टूडेंट्स किम के ऊपर उसे गाली देते हुए अटैक कर देते हैं, लेकिन किम बड़ी आसानी से ही उन दोनों को एक के बाद एक अपनी किक से नॉकआउट कर देता है। ये देखकर बाकी के बचे हुए भी ब्लू शर्ट वाले स्टूडेंट्स किम के ऊपर उसे गाली देते हुए वापस से अटैक कर देते हैं, लेकिन किम उन सभी को एक के बाद एक मारे जाता है और किम सबको ही डिफीट कर देता है। और फिर किम की डोमिनेटिंग आंखों को देखकर उन सबकी फट जाती है। किम उन्हें भूलते हुए सोचता है, यहाँ से चले जाओ तुम कमीने बच्चों। किम की इतनी डरावनी आंखें देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। फिर किम यह देखकर जमीन के बल बैठ जाता है और एक चैन की सांस लेता है। तभी उसके बगल में एक स्टूडेंट उनकी तरफ बालू फेंकते हुए कहता है, तुम कमीनो, आखिर तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? तुम हमें किसी वक्त भी खोज सकते हो, हम तुम लोग को जरूर एक अच्छी पिटाई देंगे। तभी वो मुयुक से कहता है, मुयुक क्या तुम ठीक हो? मैं यहाँ लड़कियों से फ्लर्ट करने आया था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लड़के ही है। मुयुक तुम्हें काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, क्या तुम स्मोक करना चाहोगे? किम एक वियर्ड फेस बनाते हुए उसे देखते हुए सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये सच्ची में हाई स्कूलर है? किम उसका स्टूडेंट बैज दिखता है। उसका नाम ली म्यूंसू होता है। वो देखकर किम सोचता है, मेरे मिडिल स्कूल के टाइम पर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये ली म्यूसू है। तभी उसके पीछे से एक और स्टूडेंट आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, हमारा मुहयुग फाइटिंग में सबसे बेस्ट है। वो उन सबसे अकेले ही फाइट किया। तभी उसे देखकर किम सोचता है, पार्क hyun सन, वो भी मेरे मिडिल स्कूल के टाइम पर एक क्लोज फ्रेंड था और उसके फादर एक पुलिसमैन है। अगर हम कुछ परेशानी खड़ी करते हुए हैं तो। तभी किम उनसे पूछता है, लेकिन आखिर हम लोग कहाँ पर हैं? मिन्सो किम से कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? हम कहाँ हैं? ये ग्वांडली है। किम काफी हैरान होकर कहता है, ग्वांडली? तभी मिन्सो उसके सर को पकड़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या है? तुम अचानक से सियोल डायलॉग यूज करने लगे और इस जगह के बारे में भी पूछ रहे हो। क्या कुछ देर पहले तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा ही जोर की चोट लग गई? नहीं, फिर भी तुम्हारा सर अभी भी ठीक दिख रहा है। ये एक पत्थर जितना हार्ड लग रहा है। केविन हैरान होकर पूछता है, आज ये कौन सा साल, कौन सा दिन है? मिन्सू उसका रिप्लाई देता है
ऑफ कोर्स ये 1990 है, 21 सितंबर 1990। फिर वो किम को टीज़ करते हुए कहता है, क्या कहीं पर तुम्हारे सर पर सच्ची में चोट लग गई है? ओए, तुम सच्ची में हर्ट हो सकते हो। किम सोचता है, 21 सितंबर 1990। फिर किम दूसरी तरफ देखता है, वहाँ पर एक बैनर था और काफ़ी ओल्ड स्टाइल की कार्स भी वहाँ पर चल रही होती हैं। ये सब देखकर किम सोचता है, क्लियरली मैं समुद्र में गिरने के बाद मारा गया था, लेकिन मैं पास्ट में 30 साल पहले आ गया। फिर हम देखते हैं पार्क खड़े होते हुए कहता है, ओह, मुझे भूख लगी है। मिंसू भी कहता है, हाँ, चलो रामेन खाते हैं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। फिर तभी किम को कुछ याद आता है। वो सोचता है, रुको, अगर ये 21 सितंबर 1990 है तो, और ये सोचने के साथ ही वो सीधे भागने लग जाता है। उसको ऐसा रिएक्ट करता हुआ देखकर पार्क और मिंसू चिल्लाकर कहता है, ओह, मुयू, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी किम दौड़ते हुए सोचता है, आज के दिन मेरी ग्रैंडमा, जो कि मेरी इकलौती फैमिली है, आज वही दिन है जिस दिन वो चल बसी थी। और किम काफ़ी तेज़ी से दौड़ता है और वो सोच रहा होता है अपनी ग्रैंडमा की डेथ के बारे में। वो उनकी फ्यूनरल को भी वापस इमेजिन कर रहा होता है। वो उस फ्यूनरल में काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसकी ग्रैंडमा की डेथ एक हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था, अगर किसी ने उन्हें थोड़ा सा भी देर पहले खोज दिया होता और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया होता तो उनकी डेथ ऐसे ही नहीं हुई होती। फिर हम इवनिंग का सीन देखते हैं, एक घर के बाहर। वहाँ पर सीढ़ी से एक ओल्ड ग्रैनी उतर रही होती है। उनके सामने ही किम खड़ा होता है। उसे देखकर वो ओल्ड ग्रैनी काफ़ी हैरान होती है। वो किम के पास आकर कहती है, क्या तुम्हारा स्कूल पहले ही खत्म हो गया? तुम आज घर जल्दी आ गए। और ये थी किम की ग्रैंड माँ। वो किम का हाथ पकड़ रखी होती है और उन्हें इतना ठीक देखकर किम रोने लगता है। उसे उसकी और उसकी ग्रैंड माँ की साथ की बचपन की यादें वापस आ रही होती हैं। ग्रैंड माँ किम को ऐसे देखकर उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? क्या तुम इसलिए दौड़ कर यहाँ आए क्योंकि तुम काफी भूखे थे? किम रोते हुए अपनी ग्रैंड माँ का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ ग्रैंड माँ। उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? क्या कुछ हुआ है? किम अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं, ये बस ऐसा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। उसकी ग्रैंडमा उसे गले लगाते हुए कहती है, ओह मेरे बच्चे, और तुम अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? हमारे मुय्यब को रोता हुआ देखना, ऐसा लगता है कि तुम वापस से एक छोटे बच्चे बन चुके हो। तुम काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे लगते थे, चाहे तुम स्माइल कर रहे हो या फिर रो रहे हो। आखिर तुम इतने बड़े कब हो गए? किम अभी भी रोते हुए अपनी ग्रैंडमा को गले लगाया हुआ रहता है। फिर किम अपने आंसू पोंछते हुए ग्रैंडमा को खींचते हुए कहता है, ग्रैंडमा, अभी इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, चलो सबसे पहले हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी ग्रैंडमा हैरान होते हुए पूछती है, क्या हॉस्पिटल? किम परेशान होते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप कभी भी बेहोश हो सकती हो, चलो हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाके आपका चेकअप कराते हैं। लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसकी बात नहीं मानती। वो उससे कहती है, आखिर हॉस्पिटल क्यों जाना? मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। किम फिर भी उनकी बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए कहता है, जल्दी करो ग्रैंडमा, आप हो सकता है कि मारे भी जाओ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा काफ़ी हैरान होती है और कहती है, हे, आखिर मैं क्यों मरूंगी? फिर वो किम का हाथ पकड़ते हुए, मैं सिर्फ तुम्हारी शादी और तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बड़ा करते हुए देखने के बाद ही मरूंगी, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर वो वापस से अंदर जाते हुए कहते हैं, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाने को बनाती हूँ। किम वहीं खड़े होकर अपनी ग्रैंडमा को काफ़ी परेशान आंखों से देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक टेबल के ऊपर। वहाँ पर काफ़ी सारा गरम गरम खाना रखा हुआ होता है। किम की ग्रैंडमा किम को सर्व करते हुए कहती है, ये लो, धीरे धीरे खाना, ये उतना भी ज़्यादा बांझान नहीं है। किम काफ़ी तेज़ी से उसे खाते हुए कहता है, नहीं, इसमें वो सब कुछ है जो कि मुझे पसंद है, मैं इसे ज़रूर खाऊंगा। उसकी ग्रैंडमा स्माइल करते हुए उसे खाते हुए देखते हुए कहती है, ओह थोड़ा धीरे खाओ, अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देखा तो उसे लगेगा कि तुम पता नहीं कितने सालों से नहीं खाए हो। फिर वो उठते हुए किचन की तरफ जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ रुको, मैंने तुम्हारा फेवरेट कॉर्न जूस भी प्रिपेयर किया है। फिर किम खाना खाते हुए रोते हुए सोचता है, ये सही है, मुझे बस मेरी ग्रैंडमा के हाथों का बना हुआ एक सिंपल सा खाना चाहिए था। आखिर मैं तेसन कैपिटल और शियोन फैमिली के लिए एक कुत्ते की तरह क्यों काम करता रहा? किम रोते हुए अपना खाना खा ही रहा होता है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है। वो भागते हुए किचन में जाता है। वो वहां देखता है उसकी ग्रैंडमा जमीन पर गिरी हुई थी। फिर वो उन्हें ऐसे देखकर काफी परेशान होकर जोर से चिल्लाता है, ग्रैंडमा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई होती है। किम डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उससे कहता है, ये काफ़ी बुरा हो जाता अगर तुम थोड़ा सा भी लेट होते तो। हमें अभी और भी काफ़ी सारे टेस्ट करने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक सर्जरी नेसेसरी है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो तुम्हारी ग्रैंड मदर शायद फिर से किसी भी टाइम पर बेहोश हो जाए। ये सुनकर किम हैरान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। किम अपने हाथों में कुछ 150 रुपए के सिक्के देखकर सोचता है, मैं अभी कुछ देर पहले ही कई 100 बिलियंस कलेक्ट करने वाला था, लेकिन इस समय पर
सिर्फ यही है जो कि मेरे पास है। फिर तभी किम का फ्रेंड मिमसू रिसेप्शन पर हॉस्पिटल की फीस पे करते हुए कहता है, ये लीजिए प्लीज इसके साथ हॉस्पिटल फीस पे कीजिए। मिमसू किम से कहता है, मुझे अपने फादर से आज सुबह ही पॉकेट मनी मिली है। किम उसको ऐसे पे करते हुए देखकर सोचता है, म्यूनसो के फादर भी एक लार्ज एडल्ट एंटरटेनमेंट प्लेस ओन करते हैं जो कि नागपुर डोंग की मेन स्ट्रीट पर थी। किम म्यूनसो का थैंक यू करता है। वो उससे कहता है, थैंक यू म्यूनसो, मैं इसे तुम्हें जल्दी ही पे बैक कर दूंगा। म्यूनसो उससे कहता है, हे, ऐसी चीज़ों के लिए पेइंग बैक की बात मत करो, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर के हॉस्पिटल के खर्चों के लिए है। हमने तुम्हारे ग्रैंडमा के हाथों का बना होगा कई हजारों पाउंड का खाना खा चुका है ऑलरेडी। फिर पाक किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचो, हम ही कभी कभी विजिट किया करेंगे। यूनसू किम से कहता है, लेकिन क्या तुम्हारी ग्रैंडमा सच्ची में ठीक है? और ट्रीटमेंट और मेडिकेशन के बारे में तुमने कुछ पता किया? तभी किम वापस से डॉक्टर और अपनी कन्वर्सेशन याद करते हुए सोचता है। उस टाइम पर किम ने डॉक्टर से पूछा होता है, फिर तो सर्जरी का कितना कॉस्ट आएगा? डॉक्टर ने कहा होता है, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये लगभग 10 मिलियन वॉन के आसपास होगा। किम काफ़ी वियर्ड फेस बनाते हुए सोचता है, 10 मिलियन वॉट, मेरी पास्ट लाइफ में ये उतना भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ कुछ कॉइन्स ही हैं जो कि अभी मेरे हाथों में है। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर एक फ़ोन बूथ में आ जाता है। वो उसमें कॉइन डालते हुए एक नंबर डायल करता है। वो सोचता है, एक ऐसा वे जिससे कि मुझे सर्जरी की फीस मिल सके, तो उसके लिए सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। तभी किम जिस तरफ कॉल लगाया होता है उसके दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ ये प्योंगचांग टोंग है। फिर किम उससे कहता है, हेलो, मैं किम मुयुक, मेरे पास चेयरमैन चियोन तेसान के लिए एक मैसेज है। प्लीज़ उनसे कहिएगा कि किम मुयुक उनकी इकलौती बेटी चियोन यूसुफ का इकलौता बेटा अपने ग्रैंडफादर को देखना चाहता है। फिर हमें देहान बुसान हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसके छत पर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है, 1990, एक ऐसा समय जब यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बुसान मुझे याद था। मैं सच्ची में 1990 में वापस आ चुका हूँ, लेकिन क्या मैं फिर से मार दिया जाऊंगा? आज से 30 साल बाद मेरे मर्डर के पीछे सबसे बड़ा सस्पेक्ट मेरे अंकल हैं, चेयरमैन चियोन सुमान। वही इकलौते हैं मुझे मेरे ही सबऑर्डिनेट्स के हाथों मरवा सके। लेकिन क्यों? मैं बिल्कुल श्योर हूँ मैं उसके लिए उस टाइम पर भी यूजफुल था। क्या यहाँ उसके अलावा कोई और हो सकता है? क्या ये चियोन सुहान हो सकता है, या फिर वो चियोन जीवोन था? आखिर ये कौन हो सकता है? कौन मुझे मारना चाहेगा? छोड़ो, चाहे जो कुछ भी हो, अब ये मेरा चांस है। फिर किम अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है, मेरा चियोन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का चांस और पूरे तेसान कैपिटल के ऊपर राज करने का। तभी हम देखते हैं किम को पीछे से कोई बुलाता है, ओए तुम वहाँ बच्चे। किम पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा होता है जिसके बॉडी पर काफ़ी जगह पट्टियाँ लगी हुई होती है और उसके बॉडी पर टैटू भी थे। वो सिगरेट पी रहा होता है। वो किम से कहता है, हाँ तुम ही, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए इधर आना। किम उसे घूरते हुए कहता है, क्या? और सोचता है, अब आखिर ये कौन है? तभी वो इंसान किम से पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और ये जो पर्सन है वो किम से ठग जैसे बात कर रहा होता है। किम उससे पूछता है, आखिर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक मोटा आदमी खड़ा हुआ होता है जिसके गले में सोने की बहुत मोटी चेन होती है। वो उससे बोलता है, हाँ, आखिर उस बच्चे के साथ क्या है? क्यों वो इतना ज़्यादा टफ एक्ट कर रहा है? और वो मोटा इंसान उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम अब हार रहे हो। वो पहला वाला पर्सन बोलता है, ओए, जैसे कि मैं सच्ची में हार रहा हूँ। फिर वो किम से बोलता है, हे तुम शैतान बच्चे, आखिर ये किस तरीके के मैनर्स है तुम्हारे बड़ों के सामने? किम उससे रिप्लाई करता है, क्या तुम्हें अपना नाम पहले नहीं बताना चाहिए, इससे पहले कि तुम किसी और से उसका नाम पूछो? वो पर्सन बेंच पे अपना सर टेकते हुए कहता है, हाँ, ये लड़का। और किम से कहता है, अच्छा चाहे जो भी हो, मैं पाक दोंग सू हूँ। पाक दोंग सू, नाम तो सुना ही होगा। किम उसका नाम सुनकर सोचता है, पाक दोंग सू, मैंने इसका नाम सुना है। ये सासंग गैंग का सेकंड इंचार्ज था जो कि बुसान में जंग डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करती थी। वो एक लेजेंडरी फिगर था जिसने कि गैंग को ज्वाइन करने के सिर्फ 5 साल के अंदर ही उस गैंग के सक्सेसर के तौर पर एक्नॉलेज कर दिया गया था। लेकिन 1990 में इस समय के आसपास वॉर ऑन क्राइम के दौरान उसे उसके बॉस के सभी क्राइम्स के लिए फ्रेम कर दिया गया था और इसी वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। लेकिन वो पुलिस को बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ एक मोटल में मिला था, और वो भी जब वो सिर्फ 29 साल का था। डोंगसू उसका ऐसा रिएक्शन देख के कहता है, ओह, तो तुम सच्चे में मुझे नहीं जानते हो? कि मुझसे एक स्ट्रेट फेस बनाते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। क्या तुम कोई कॉमिक बुक स्टोर चलाते हो? डोंगसू उससे कहता है, अच्छा चलो जो भी हो बच्चे, मैंने तुम्हें अपना नाम पहले बता दिया, तो अब ये तुम्हारी बारी है। किम अपना नाम उससे कहता है, किम मुयुक, यही मेरा नाम है।
डोंगसू फिर स्माइल करते हुए कहता है, किम मोयुक तुमने कहा, है ना? किम मू, किम मू मू। ओहो! किम मुमू। डैम! तुम्हारा तो काफ़ी अच्छा नाम है। ये देख के किम काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। डॉक्स उससे पूछता है, क्या तुम वही र्यूमर्ड अच्छे बच्चे हो, रूम 405 से? ये सुनकर किम हैरान होता है। वो उससे पूछता है, क्या? डॉक्स उसका रिप्लाई देता है, यह हॉस्पिटल तुम्हारे इस रूमर से पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस बारे में कि तुम किस तरीके से अपनी ग्रैंडमा का बहुत ही अच्छा ख्याल रख रहे हो। वो हर कुछ कर रहे हो, जो कि उन्हें चाहिए। किम उसका रिप्लाई देता है, वो मेरी इकलौती फैमिली है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। बांसु एक सरकास्टिक फेस बनाते हुए कहता है, हाँ, हाँ, तुम सही हो। ये सिर्फ नेचुरल है। क्या तुम किसी स्कूल में हो? तुम्हारे यूनिफ़ॉर्म को देखा जाए तो तुम डोंगसन वोकेशनल हाई स्कूल जाते होगे। किम रिप्लाई देता है, हाँ, और तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम एक ठग हो? डोंगसू उसे सीधे-सीधे मुँह पर ही झूठ बोलता है। मैं? ना, ना, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? किम अजीब-सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम्हारी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें चाकू से स्टैब कर दिया है और एक हॉस्पिटल में लाके पटक दिया है। डोंगसू अकड़ दिखाते हुए किम से कहता है, ओए तुम बच्चे, ये नेचुरल है एक आदमी के लिए कम से कम अपने लाइफ में 1 या 2 बार स्टैब हो जाना। जैसा कि लाइफ में कहा जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल। तुम्हारे जैसे बच्चे को ये बात कैसे ये पता होगी? लेकिन जो भी बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर डोंगसू चिल्लाकर किम से कह रहा होता है, "ऐ तुम बच्चे, क्या तुम मुझसे घबरा नहीं रहे हो? आखिर तुम मेरे सामने एकदम अच्छे से कैसे खड़े हो?" किम उससे रिप्लाई देता है, "क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए?" डोंगसू उसकी ऐसी बातें सुनकर सर पर हाथ रखते हुए कहता है, "हाँ, ये बच्चा, तुम मुझे अब बस गुस्सा दिला रहे हो।" किम डोंगसू के पास आते हुए कहता है, "तो क्या मैं जा सकता हूँ, अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो?" डोंगसू एक अजीब-सा फेस बनाते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, जाओ तुम।" फिर हम देखते हैं कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी डोंगसू उसे हँसते हुए चिढ़ाते हुए कहता है, कांग मूमू, अपने ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखना। तो अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये सुनकर किम काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है और सोचता है, ये रास्कल। हम देखते हैं किम सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है और सोच रहा होता है, सासन गैंग का पार्क डोंगजू। इस पॉइंट पर ये गैंग नेशनल लेवल पर नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी-मोटी गैंग भी नहीं थी। एक दिन शायद वो मेरे किसी काम का होगा। फिर हम देखते हैं किम अपनी ग्रैंडमा के वार्ड में एंटर हो रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा के पास एक अननोन इंसान खड़ा होता है और वो उसकी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है, जिसको देख कर के मैं हैरान होता है। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है, मुयुक, ये देखो तुम्हारे लिए यहाँ कोई आया है। हम देखते हैं वो इंसान पीछे मुड़ता है और मुयुक को बुलाता है। उसको देखकर किम सोचता है, डायरेक्टर हाँ? तो अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि किम इससे कैसे जानता है, तो वो इसे अपनी पिछली लाइफ से जानता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। किम डायरेक्टर हाँ से कहता है, चलो बाहर जाकर बात करते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कॉफ़ी हाउस में आ गए होते हैं। वहाँ एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। डायरेक्टर हा किम से कहता है, मेरा नाम हाम योंगुन है। मैं चेयरमैन जियोन तेसन के लिए काम करता हूँ। और वो किम को अपना कार्ड दे रहा होता है। उसके कार्ड को हाथ में लेते हुए किम सोचता है, ग्रैंड का राइट हैंड मैन, डायरेक्टर हाम योंगुन। वो डायरेक्टर हा को देखते हुए सोचता है, ये मेरे ग्रैंडपा का एक ऐसा सबॉर्डिनेट है जिसे वो अपनी मौत तक ट्रस्ट करते थे। मेरी पिछली लाइफ में वही एक थे जिन्होंने मेरी मॉम के फादर शियोन तेसान के बारे में मुझे मेरी ग्रैंडमा के फ्यूनरल पे बताया था। डायरेक्टर हाकिम से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ सियोल चलो। और डायरेक्टर अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते कि मुझसे कहता है, मिस्टर चेयरमैन यहाँ खुद से क्यों नहीं आए? ये सुनकर डायरेक्टर हा की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से पूछता है, क्या? लेकिन किम अभी भी अपना फेस स्ट्रेट ही रखता है। उसको ऐसे देखकर डायरेक्टर हाँ सोच रहे होते हैं, आखिर इस कंपोज़र के साथ क्या है? ये 18 साल के किसी बच्चे की आंखें और एटीट्यूड नहीं है और ये बिल्कुल ही नेचुरल भी लग रहा है, तो वो दिखावा तो नहीं कर रहा हो सकता है। डायरेक्टर हाँ किम से कहते हैं, चेयरमैन एक बिज़ी इंसान है, उनके पास तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। किम से कहता है, मैं उन्हें मुझसे मिलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी मदर, उनकी डॉटर किम मीसियन के बारे में बात कर रहा हूँ। किम ये कहते हुए मन में सोच रहा होता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है वो यहाँ नहीं आएंगे। वो ज़रूरी काफ़ी गुस्सा होंगे मेरी ऑडेसिटी पे कि मैं उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ। किम काफ़ी स्ट्रिक्ट फेस बनाते हुए डायरेक्टर हाउस से कहता है, वो मेरे मॉम की डेथ के बाद उनकी समाधि पर भी नहीं गए थे। अगर चेयरमैन मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें उनकी समाधि पर पहले जाना होगा। किम की ऐसी बातें सुनकर तो डायरेक्टर हा की बोलती ही बंद हो गई होती है। वो अपनी आंखों से लगातार किम को ही घूर रहे होते हैं। किम डायरेक्टर हा को देखते हुए सोचता है, मेरी पिछली लाइफ में मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं बस वही कर पाता था जो कि वो मुझसे कहते थे, क्योंकि पास्ट में
मैं कुछ भी नहीं था, बस एक ऑर्फन था जिसके पास कुछ भी नहीं था। फिर हम पास का सीन देखते हैं। वो सीन किम की ग्रैंडमा का फ्यूनरल का होता है। डायरेक्टर हा किम से कह रहे होते हैं, जो कि काफ़ी उदासी से बैठा हुआ होता है। फ्यूनरल के खर्चों का ध्यान हम रख लेंगे। जैसे ही फ्यूनरल ओवर होता है, तुम चेयरमैन को देखने के लिए सियोल के लिए निकल जाना। चेयरमैन ने कहा है, तुम्हें अपनी सर्वाइवल के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि तुम वही करोगे जो वो कहते हैं। किम सोच रहा होता है, पहले के टाइम पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। ग्रैंडपा की हेल्थ के बिना मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार मैं पहले से अलग हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। किम फिर वहाँ से उठते हुए डायरेक्टर हा से कहता है, प्लीज़ उन्हें बता देना, अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ खुद से आना होगा। फिर वो डायरेक्टर हा को ग्रीट करते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। डायरेक्टर हा म्योंगुन, आपके वापस जाने की जर्नी सेफ हो। डायरेक्टर हाकिम को जाते हुए देखते हुए सोचते हैं, आखिर ये इतनी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस कैसी है जो कि वो एमिट कर रहा है। यहाँ तक कि मैं भी नर्वस फील कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि उस कॉफ़ी कैफ़े से बाहर आ गया होता है और डायरेक्टर हाउस से खिड़की से देखकर सोच रहे होते हैं, वो सारी रिपोर्ट जो कि मुझे मिली थी, जो कि ये कह रही थी कि ये बस एक ट्रबल मेकर है, जो बस लोगों से लड़ाई करते फिरता है। क्या ये सब कुछ गलत था? चेयरमैन जियोन तेसन की इकलौती बेटी किम मिस्योन और उनका इकलौता बेटा किम मोह्युक, ये बिल्कुल भी किसी आम बच्चे जैसा नहीं लग रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देहान बुसान हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्या? और हम देखते हैं ये उसकी ग्रैंडमा कह रही होती है, चेयरमैन तुम्हें सियोल जाने को कहा। और इसका जवाब मोह्युक काफ़ी अनॉय होते हुए कहता है, हाँ, मैंने उन्हें कहा कि उन्हें पहले मॉम की ग्रेव को विजिट करना होगा। उनकी बेटी 17 साल पहले मारी गई, लेकिन फिर भी वो अभी तक उनके ग्रेव पर विजिट नहीं किए। ये बहुत ही रेडिकुलस है। उसकी ग्रैंडमा उसे समझाते हुए कहती है, मोह्युक, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम के फादर किस तरीके का पर्सन है? किम उसका रिप्लाई देता है, हाँ मुझे पता है, वो सियोल में बिजनेस करते हैं। मैंने उन्हें उस नंबर से कॉल किया जो कि आपने मुझसे छुपा रखा था। वो वही नंबर था जो कि आप उनके लोगों को कांटेक्ट करने के लिए यूज़ करती थी, है ना? ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा हैरान होते हुए उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता? फिर उसकी ग्रैंडमा उसकी चिंता करते हुए उससे बताती है, तुम्हें उनसे अच्छे से रहना होगा। मुह्यक कहता है, आखिर मुझे वैसा क्यों करना पड़ेगा? पिछले 17 सालों से वो हमें जैसे इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद तो मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता। उसकी ग्रैंडमा किम से कहती है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते मुह्यक। लेकिन उसकी ग्रैंडमा अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाती। किम उसे गले लगा लेता है और कहता है, जो भी हो, उस बारे में आप चिंता ना करो। आप सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करो। जब तक कि मेरे पास आप हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। किम अपनी ग्रैंडमा को गले लगाए हुए सोचता है, एक ऐसी पर्सन जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे उन्हें फिदा करना पड़ा था, बिना किसी पहले वार्निंग के, लेकिन इस बार मैं आपको बहुत ही खुश रखूँगा। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर चियोन फैमिली का वही बंगलो दिखाया जाता है। फिर हमें किसी इंसान को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, उसने ऐसा कहा, अगर मैं उसे देखना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ खुद से जाना होगा। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर हाथ सर झुकाकर उनसे कहता है, हाँ चेयरमैन, उसने कहा वो आपसे सिर्फ तभी मिलेगा जब आप पहले उसकी मॉम की ग्रेव को विजिट करोगे। फिर वो पर्सन अपने मुंह में सिगार रखते हुए कहता है, कितना बेहुदा है ये। और हम देखते हैं ये पर्सन होता है चियोन देसान, तेसन कैपिटल्स का मालिक। वो कहता है, क्या उसमें कुछ ज़्यादा ही गट्स हैं या फिर वो सिर्फ पागल है? अच्छा चलो ठीक है, वो डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट पिक करने में सक्सीड हो गया है। मैं बुसान चले जाऊंगा, आखिर मैं भी तो देखूं वो किस तरीके का इंसान है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन अपनी सीट से उठते हुए कहता है, क्या वो हमारे किसी काम का है भी या नहीं? मैं उसे तब तक काम कराऊंगा जब तक कि उसकी बोन्स खिंच ना जाए, बिल्कुल एक स्लेव की तरह मेरी फैमिली के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के गेट पे। किम अंदर एंटर हो रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड म्योंगू उसे बुलाता है, ए मोह्युक, तुम आ कर। किम उसकी तरफ ध्यान देता है। फिर किम जब अपने बेंच पे बैठ रहा होता है, तब म्योंग संग उससे पूछता है, क्या तुम्हारी ग्रैंडमा अभी अच्छा फील कर रही हैं? किम उससे बैठते हुए कहता है, तुम्हारी मदद की वजह से वो अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। फिर मिनसू से बोलता है, ये काफ़ी टाइम हो चुका है जब तुम लास्ट बार स्कूल आए थे, तो ये कैसा रहेगा कि हम अभी स्कूल बंक करें और पूल खेलने चलें? किम अपने बैग से कॉपी बुक्स निकालते हुए बोलता है, जैसा कि तुमने कहा, ये काफ़ी टाइम हो गया जब मैं लास्ट टाइम स्कूल आया था, तो हमें क्लास के लिए रेडी हो जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मैं वापस आ चुका हूँ 30 साल पहले अपने हाई स्कूल में। और किम की ऐसी बात सुनकर म्योंगसू काफ़ी ओवर रिएक्ट करते हुए काफ़ी ज़ोर से बोलता है, मुंह्युक, आखिर तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? और उसे इतना ओवर रिएक्ट करते हुए देख के पूरी क्लास भी उसे वियर्ड लुक से देखने लगती है। फिर म्योंगसू किम को गले लगाते हुए रोते हुए कहता है, मुंह्युक बुक पे देख रहा है और पढ़ भी रहा है। ये अभी भी 1990 है।
अभी इस दुनिया को खत्म होने में 9 साल बाकी हैं। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? किम उससे अनॉय होते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? और वो म्योंगसू को देखते हुए सोचता है, अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, हाई स्कूल में पढ़ाई मेरी सबसे आखिरी प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के बाद ही पढ़ना शुरू किया था। फिर हम पास का सीन देखते हैं, किम की ग्रैंडपा के विला का। वहाँ पे तेसान के सामने मोयूक सर झुकाकर बैठा हुआ होता है। तेसान उसे काफ़ी तीखी नज़रों से घूर रहा होता है। फिर वो उठते हुए कहता है, एक के बिना किसी काम का बच्चा। फिर वो उसे साइड लुक देते हुए कहता है, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल होगा आज के बाद से, कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल। लेकिन अभी तुम जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन को देखते हुए तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में जाने का थोड़ा सा भी चांस नहीं बनता। लेकिन मैं उसको एक लाइन की तरह डिसाइड करूंगा कि तुम एक वर्दी पर्सन बनते हो या फिर नहीं। मैं कम से कम तुम्हें भूखे तो नहीं रहने दूंगा जब तक तुम मेरी छत के नीचे हो। लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो ये तुम्हारे और शियान फैमिली के बीच के रिलेशन का एंड होगा। किम सोच रहा होता है, उस समय पर जिंदा रहने के लिए मेरे ग्रैंडफ़ादर का रिकॉग्निशन पाने के लिए मुझे कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में जाना पड़ा था। मैंने घिस-घिस कर पढ़ाई की और उसमें जाकर एक्सेप्ट हो गया और इसी वजह से मैं अपने ग्रैंडफ़ादर के अंदर काम करने लगा था। लेकिन फिर भी उस समय के बाद से मैं चियोन फैमिली के द्वारा रूथलेसली यूज़ किया गया था, एक ब्लड रिलेटेड सर्वेंट की तरह। फिर प्रेज़ेंट में आते हुए किम सोचता है, लेकिन इस बार ये चीज़ डिफरेंट होगी। मैं अपने नए गोल के लिए पढ़ाई करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम स्कूल के लॉबी का सीन देखते हैं। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी, जो कि इनका टीचर होना चाहिए, वो बेसबॉल बैट को उठाते हुए कहता है, तुम बदमाश बच्चे, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। तुम सब क्लासरूम के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? फिर वो टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर होते हुए क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाता है और अपने डेस्क पे बुक को काफ़ी ज़ोर से रखता है। वो चिल्ला कर कहता है, सब लोग अटेंशन दो, अपने टीचर के सामने सर झुकाओ। सभी स्टूडेंट सर झुकाते हुए टीचर को हेलो कहते हैं। फिर वो टीचर किम को बुलाता है। ये सुनकर किम काफ़ी हैरान होता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसका टीचर उसे छुपने को बोलता है और वो उसकी फेस की तरफ बेसबॉल बैट करते हुए कहता है, ये कितने दिन हो गए जब तुम लास्ट बार स्कूल आए थे? क्या तुम्हें लगता है स्कूल एक प्लेग्राउंड है? एक ऐसी जगह जहाँ तुम बस आओ और चले जाओ अपने मन के हिसाब से। टिम नीचे देखते हुए उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखना था। ये सुनकर उसका टीचर काफ़ी ज़ोर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, इतना ही बेहुदा और बदमाश बच्चा है ये। फिर वो और लगातार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए कहता है, एक तुम जैसा शैतान अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रख रहा हो। ये झूठ तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत बोलना। तुम ज़रूर ही कहीं पर ड्रिंक कर रहे होगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा झूठ मेरे सामने बोलने की? फिर वो उससे चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो और नीचे बैठ जाओ। उसको ऐसा बिहेव करते हुए देखकर किम सोचता है, मुझे अब याद आया, मेरे फ्रेशमैन ईयर का क्लास टीचर, इसका निकनेम ए था और वो रीज़न जिसकी वजह से उसे ऐसा निकनेम मिला। तभी उसका टीचर एक और चापड़ उसको मारता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की? तुम ज़रूर अपने दिमाग से पैदल हो गए होगे। किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये स्टूडेंट्स को एक जानवर की तरह अब्यूज़ करता था। वो टीचर एक और झापड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने कहा अभी नीचे बैठो। तभी किम नीचे देखते हुए काफ़ी गुस्से में सोचता है, ये इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल का ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। इसने बिना किसी झिझक के मेरी ग्रैंडमा से रिश्वत के लिए मांग की थी जब ये इस साल पहले मेरे घर आया था। किम की ग्रैंडमा उसे वो रिश्वत दे भी रही होती है, लेकिन किम उसे रोक देता है और किम सोच रहा होता है, मैंने मेरी ग्रैंडमा को रोका था उसे 10,000 वॉन जो कि मेरी ग्रैंडमा ने स्ट्रगल करके बिल्स के लिए इकट्ठा किए थे वो देने से। और यही वो टाइम था जब एए ने मुझे हर समय मारना शुरू किया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, वो टीचर फिर से किम को एक और झापड़ मारता है और कहता है, आखिर ये कमीना बच्चा कर क्या रहा है? मैंने कहा अभी नीचे हो। फिर हम सीन देखते हैं, किम पुशअप पोजीशन में नीचे होता है और उसका टीचर बेसबॉल बैट से किम को मारने के लिए रेडी होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम इधर उधर हर समय फाइट करते रहते हो? फिर वो किम को मारते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे बच्चे जब इस जगह को छोड़कर जाएंगे तो सिर्फ गैंगस्टर ही बन सकते हैं। क्या मैं गलत हूँ, तुम कचरे के टुकड़े? और जब वो टीचर दूसरी बार किम को मारने जा रहा होता है तभी उस रूम के अंदर एक और मिडिल एज इंसान एंटर होता है। वो टीचर पार्क को बुला रहा होता है। टीचर पार्क उससे कहते हैं, क्या हुआ वाइस प्रिंसिपल? फिर वो वाइस प्रिंसिपल टीचर पार्क से कहता है, इस रूम में एक स्टूडेंट किम मोयूक है ना? ये सुनकर टीचर की बोलती बंद हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, सारे बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक काफ़ी लग्जूरियस इंपोर्टेड कार खड़ी होती है, उसके बाहर डायरेक्टर हा खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं किम वहाँ पहुँचता है, डायरेक्टर हा उसे गाड़ी के अंदर जाने को कहते हैं। ये होता हुआ सारे बच्चे देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उसका क्लास टीचर भी। वो ये देखकर कहता है, आखिर ये क्या है? फिर हम देखते हैं किम जब उसके अंदर एंटर होता है तो वो अपने ग्रैंडपा को देखकर काफ़ी हैरान होता है।
उसके ग्रैंडपा तेईसान न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और फिर वो उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं। हम कार के बाहर का सीन देखते हैं। डायरेक्टर हाँ कार के बाहर खड़े होते हैं और कार को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। चेयरमैन तेईसान कहते हैं, क्या तुम मीसुक के बच्चे हो? किम तेईसान को देखते हुए सोचता है, चियोन तेईसान, मेरे ग्रैंडफादर, ऐसा लगता है कि मैं इस लाइफ में तुमसे ऐसे ही मिलूंगा। आखिरी बार जब मैंने इन्हें देखा था तो वो दिन था जब इनकी डेथ हुई थी 20 साल पहले। किम तेईसान का जवाब देता है, हाँ, मेरे फादर किम तेसू और मेरी मदर चियोन मीसू थी। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर एक स्माइल देते हैं और वो कहते हैं, तुमने मुझे खुद से आने को कहा था तुम्हें मिलने के लिए, है ना? इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। किम अपने ग्रैंडपा से पूछता है, क्या आप मेरी मदर की ग्रेव पर रुके थे उन्हें देखने के लिए? तेईसान उसका जवाब देता है, हाँ मैं रुका था। किम फिर रिप्लाई देता है, मैंने सुना मेरी मॉम के जाने के बाद आप उनसे एक बार भी मिलने ग्रेव पर नहीं गए। मैंने सोचा आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप मुझसे मिलने से पहले उनकी ग्रेव को विजिट करें। और मेरी ग्रैंड माँ जिन्होंने मुझे बड़ा किया उनकी भी हेल्थ कुछ खास नहीं है तो मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस है। किम की ऐसी बात सुनकर तेईसान चुप रहता है। वो सोचता है, क्या तुम जरा इस बच्चे को देखोगे? एक यंगस्टर मेरे सामने बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा। फिर तेईसान किम से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? किम उसे देखते हुए मन में सोचता है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। कोरियन प्राइवेट लोन इंडस्ट्री के लेजेंड। आप साउथ कोरिया वॉर के समय पर आए थे, लेबरर के तौर पर शुरू किया और 1970 तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सर्कल में एक पावर की तरह उभरे। यहाँ पर एक भी ऐसा पर्सन नहीं है, चाहे वो चेबल हो या फिर पॉलिटिशियन, जिसने कि पहले आपसे कभी पैसे ना बोरो किए हो। और तो और 1990s के टाइम पर भी वो पूरी कंट्री पर रूल कर रहा था अपने ट्रिलियन ऑफ वॉन्स के अंडरग्राउंड पैसों के साथ। लोन शार्क किंग चियोन तेसान किम से कहता है, थोड़ा बहुत मैंने सुना है आप एक बिजनेस रन करते हो। तेहन उससे कहता है, मैं एक छोटा सा प्राइवेट लैंडिंग बिजनेस सियोल में चलाता हूँ। क्या तुम्हें पता है एक प्राइवेट लैंडर क्या करता है? किम उसका ये जवाब सुनकर सोच रहा होता है, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ग्रैंडफादर। तेहन उससे कहता है, जो भी हो, आखिर तुम मुझसे क्यों देखना चाहते थे? आखिर ये क्या है जो तुम चाहते हो? तेईसान सर पे हाथ रखते हुए सोचता है, यहाँ एक ही ऐसी चीज़ है जो कि मुझे चाहिए ग्रैंडफादर, वो चीज़ जिससे कि मैं चियोन फैमिली को नीचे गिरा सकूं, पैसे। और ये सोचते हुए किम के फेस पर काफ़ी इविल स्माइल होती है। तेईसान किम को तेरी नज़रों से और किम तेईसान को तेरी नज़रों से देख रहा होता है और किम सोच रहा होता है, एक एनॉर्मस वेल्थ ग्रैंडफादर के बच्चे इनहेरिट करेंगे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ के बाद। मुझे वो सारा पैसा मेरे खुद के लिए लेना होगा और ऐसा करने के लिए मुझे सीक्रेटली गैदर करने होंगे फंड्स ताकि मैं उनसे फाइट कर सकूं बिना चियोन फैमिली को पता चले। तेईसान दोबारा से रिपीट करता है, मुझे बताओ आखिर वो क्या चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? आखिर तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे? किम उससे कहता है, प्लीज़ मुझे पैसे उधार पर दे दीजिए। किम की ये रिक्वेस्ट सुनकर तेईसान सोचता है, तो आखिर में ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए था, तो ये भी एक पैथेटिक इंसान है। तेईसान किम से पूछता है, आखिर तुम्हें कितना चाहिए? किम उससे कहता है, मेरी ग्रैंडमा जिसने कि मुझे 17 साल तक पाला, उनके हार्ट सर्जरी के लिए उन्हें 10 मिलियन वॉन्स चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हर महीने 1 मिलियन वॉन उधार पर दें जब तक कि मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो जाता, मेरी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। किम के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं, तुमने कहा 10 मिलियन वॉन एक साथ और 1 मिलियन वॉन हर महीने, मैं ये अमाउंट तुम्हें आसानी से दे सकता हूँ। ये कहते हुए तेईसान सोचता है, उसके अंदर कुछ गट्स भी नहीं है। वो मुझे यहाँ तक लेकर आया सिर्फ कुछ पॉकेट चेंज के लिए। फिर किम तेईसान से कहता है, मैं ये चीज़ आपको फ्री में देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पैसे आपसे सिर्फ उधार ही ले रहा हूँ। ये सुनकर तेईसान काफ़ी हैरान होता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है, ज़रा इस बच्चे को तो देखो, इतना मज़ेदार है, वो इंटरेस्ट तक अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रिंसिपल को तो छोड़ ही दो, फिर भी ये मुझसे पैसे उधार पर मांग रहा है इसके स्कूल और बाकी खर्चों के लिए, और इसने ऐसा कहा कि इसे वो पैसे फ्री में भी नहीं चाहिए। तेईसान किन से कहता है, वेल, ये उतना हार्ड नहीं है एक लोन शार्क के लिए कुछ पैसे उधार देना, लेकिन लोन शार्क्स तुम्हें बस ऐसे ही पैसे उधार नहीं लेने देते, तुम्हें कम से कम उसे वापस करने लायक भी होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसके लिए कोई कोलेट्रल या कुछ क्रेडिबिलिटी है? कि मुझसे कहता है, आपने पूछा कोलेट्रल, तो मेरा ब्रेन ही मेरा कोलेट्रल है। ये सुनकर तेईसान काफ़ी हैरान होता है कि मुझसे कहता है, अगर आप मुझे पैसे उधार पर देंगे तो मैं कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होऊंगा। मैं इसे कोलेट्रल के तौर पर यूज़ करूंगा मेरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को वापस देने के लिए। ये सुनकर तेईसान अभी भी चुप होता है। किम तेईसान को देखते हुए सोचता है,
मेरी पिछली लाइफ में ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसा करने को कहा था, लेकिन इस बार ये मेरा ऑफर है। तेईसान अभी भी कुछ सोच रहा होता है और कि मुझे ऐसे देखकर सोचता है। चियोन तेईसान को एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा डिज़ायर था, लेकिन उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो गरीब था। तो जैसे जैसे वो बूढ़ा होते गया और उसका बिजनेस बढ़ता गया, वो और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया उसके बच्चों के एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए। लेकिन उसके बच्चे चियोन जूमान और चियोन जीवॉन से बेयरली मैनेज कर पाए थे सियोल के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए, जबकि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। भले ही मेरी मॉम सियोल में एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एंटर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया और उनका साइड छोड़ दिया। उसका ग्रैंडसन कोरिया यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होने का प्रपोजल उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा, जो कि उसके खुद के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हटा सकता है। तेईसान किम को दिखते हुए सोचता है, ये कोरियन यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में एंटर होने की बात कर रहा है, लेकिन जितना कि मुझे पता है इसके ग्रेड्स उतने भी अच्छे नहीं हैं ताकि ये कोरियन यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो सके। क्या ये सिर्फ दिखावा कर रहा है? आखिर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओ? किम्स की ये बात सुनकर सोचता है, मैं इसमें ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस समय मुझे ग्रैंडपा का जितना हो सके उतना फेवर और इंटरेस्ट लेना होगा। कि फिर एक सीरियस लुक से कहता है, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं अपना सर्च तुम्हें दे दूंगा, और तो और मेरी बॉडी भी। क्या इतना काफ़ी होगा? उसका ये जवाब सुनकर तेईसान सोचता है वो अपनी बॉडी दे देगा, और वो कहता है हाँ ये काफ़ी होगा। और फिर किम तेईसान से कहता है, और इसके जगह पर जब मैं पास होऊंगा तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मुझे एक प्रेजेंट देना। तेईसान ये सुनकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है एक प्रेजेंट? क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? किम तेईसान से कहता है ये मैं आपको लॉ स्कूल में एंटर होने के बाद बताऊंगा। फिर किम स्माइल करते हुए कहता है मैं प्लान कर रहा हूँ आपसे काफ़ी बड़ा गिफ्ट मांगने की जब वो होगा। ये सुनकर तेईसान चुप रहता है, फिर वो धीरे धीरे स्माइल करता है और काफ़ी ज़ोर से हंसते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं इस चीज़ को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा कि आखिर तुम कितना ही बड़ा गिफ्ट मांग सकते हो। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है लेकिन अगर तुम फेल होते हो तो जैसा कि प्रॉमिस किया गया है तुम मुझसे बिलोंग करोगे। तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो भी मैं कहूँ, ऐसी चीज़ें जो कि शिकारियों को भी घबराने पर मजबूर कर दे। किम उसका रिप्लाई एक सीरियस फेस से करता है ठीक है ग्रैंडपा। फिर सीन थोड़ी देर बाद पर शिफ्ट होता है। किम गाड़ी से बाहर उतर गया होता है और उसकी ग्रैंडपा की गाड़ी आगे जा रही होती है। वो गाड़ी का धुआं अपने हाथों से हटाते हुए कहता है एक बच्चे को डराने की कोशिश करते हो। फिर वो पीछे मुड़ते हुए सोचता है शिकारियों तक को घबराने पर मजबूर करे। मुझे यह आइडिया पसंद आ रहा है। फिर किम काफ़ी सीरियस लुक के साथ कहता है मैं एक शिकारी से भी खतरनाक बन जाऊंगा अगर तुम वही चाहते हो तो। एक ऐसा शिकारी जो कि चियोन फैमिली को टुकड़ों में बांट दे। फिर हम हाईवे का सीन देखते हैं। वहाँ पर तेसान की कार जा रही होती है। उसके अंदर तेसान डायरेक्टर हाथ से कहता है वो एक मज़ेदार बच्चा था। डायरेक्टर हाउस से कहते हैं मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, जबकि वो उन रिपोर्ट से जो कि मुझे मिली थी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। चेयरमैन तेसान गाड़ी से बाहर देखते हुए कहता है मैं हर तरीके के लोगों से अपने बिजनेस में मिल चुका हूँ। ऐसे लोग जो कि पैसे वापस नहीं करते लेकिन फिर भी वापस आते हैं पैसे मांगने को, और ऐसे लोग जो कि गैंगस्टर्स को लेकर आते हैं मुझे डराने के लिए, और ऐसे लोग भी जो कि खुद को एक चाकू से काट लेने की धमकी देते हैं, और यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो कि अपने खुद के बच्चों को पैसों के लिए बेच दें। ऐसे लोगों के साथ इतने लंबे समय से डील करने के बाद तुम्हें पता लगने लगता है कि एक इंसान कैसा है सिर्फ उसे पहली बार देखकर। आंखें, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात करने का टोन तुम काफ़ी आसानी से बता सकते हो कि आखिर वो किस तरीके का पर्सन है। लेकिन उसके बारे में मैं अभी बहुत ही क्लूलेस हूँ। ये ऐसा लगता है जैसे कि वो है जो कि मुझे जज कर रहा हो। चेयरमैन हाँ रेयर व्यू मिरर में देखते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि आपने उसे पसंद कर लिया है। फिर तेसान मिसियन का नाम लेते हैं। ये सुनकर डायरेक्टर हाँ पीछे मुड़कर देखते हैं और चेयरमैन तेसान अपना सर सीट पर रेस्ट करते हुए आंखें बंद कर कर कहते हैं देहान बुसान हॉस्पिटल। ये सुनकर डायरेक्टर हाँ हैरान दिखते हैं। फिर हम देखते हैं उनकी गाड़ी एक टनल के अंदर एंटर हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है देहान बुसान हॉस्पिटल में। किम डॉक्टर के सामने झुकते हुए कहता है प्लीज़ मेरी ग्रैंडमा का ख्याल रखिएगा। हाँ तुम ज़्यादा चिंता ना करो, ये उतनी भी ज़्यादा हार्ड सर्जरी नहीं है। फिर हम देखते हैं सर्जरी शुरू हो गई होती है। किम वहाँ लॉबी में कहीं जा रहा होता है, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है ओए कांग मू मू। और हम देखते हैं ये होता है डोंगसू। वो किम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कांग मू, क्या तुम डेली स्कूल जा रहे हो और दिन में 3 बार खाना भी खाते हो? क्या तुम बिजी हो? अगर नहीं तो क्या स्मोक करना चाहोगे रूफटॉप पर मेरे साथ? ये सुनकर किम परेशान होते हुए कहता है क्या तुम्हारा ये कहना सही होगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट से? और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ, मुझे काफ़ी सारी पढ़ाई करनी है। ये सुनकर डोंगसू काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है क्या
पढ़ाई? तुम एक बच्चे हो, आखिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? जितना हो सके उतना मज़ा करो, जब तक कि तुम जवान हो। फिर वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, वेल, अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। वो किम को च्युइंगम देते हुए कहता है, ये लो, जब तुम्हें नींद आने लगे, तो इसे चबा लेना। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें बाद में मिलता हूँ। किम दोंगसू की दी हुई च्युइंगम को देखकर सोचता है, इस समय पर वो काफ़ी जाना-माना गुंडा था। एक ऐसे गैंग में सेकंड इंचार्ज जो कि 100 से भी ज़्यादा लोगों को कमांड करती हो। लेकिन फिर भी ये काफ़ी मज़ेदार इंसान है। लेकिन जल्द ही जब वॉर ऑन क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा, पार्क दोंगसू क्यों अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता, तभी खिड़की के बाहर उसे कुछ लोग गाड़ी से उतरते हुए दिखते हैं और वो लोग चाकू भी पकड़े हुए होते हैं। उन्हें देखकर किम सोचता है, ये लोग, ऐसा मत कहना कि ये लोग पार्क दोंगसू के लिए आए हैं। और हम देखते हैं वो लोग किम के पीछे से जा रहे होते हैं और ये देखकर किम सोचता है, दोंगसू को अभी नहीं मरना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि मैं उसे अपनी साइड पर ला सकूँगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग बताना कि कैसा है वीडियो? और तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया था। सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 व्यूज़। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँगा? तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और वीडियो को हाइप कर देना ताकि वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ और नेक्स्ट एपिसोड ज़्यादा जल्दी आए। और हाँ, मैक्स टैलेंट प्लेयर का सीज़न 2 भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। अब इसके बाद मैं मैक्स टैलेंट प्लेयर का ही एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ। तो तुम लोग चैनल पर बने रहना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।
और ये एपिसोड बस यहीं तक। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे किम कैसे चियोन तैसान से मिलता है और वो आखिर चियोन तैसान से क्या मांगता है। किम की आगे की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो तुम लोग इस स्टोरी को ज़रूर फॉलो करना। अभी तो ये बस शुरुआत है और इस मानवा के एपिसोड्स में जल्दी जल्दी ही अपलोड किया करूँगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और तुम लोग कमेंट को स्क्रॉल करके हाइप भी कर देना इस वीडियो को। जितना ज़्यादा इस वीडियो पर हाइप होगा, नेक्स्ट एपिसोड उतना ही ज़्यादा जल्दी आएगा। तो हम मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ। सायोनारा।